हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार से प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट 25। अगर आपने इससे पहले के बाकी सेट्स को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जाकर के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और सारे सेट्स को ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होता है और बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस को अरेंज किया जाता है, तो आप कंप्लीटली अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कितना आप स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के व्रजयान संप्रदाय की स्थापना की? बौद्ध धर्म के व्रजयान संप्रदाय की स्थापना की। करेक्ट आंसर होगा पद्म संभव। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि पद्म संभव जो है इनको हम लोग गुरु रिनपाच के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किसने तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, तो यही थे पद्म संभव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में सन्निधाता क्या था? सन्निधाता जो है वो क्या था? तो राइट आंसर होगा मौर्य साम्राज्य में सन्निधाता के रूप में हम जानते थे मुख्य राज्य कोष अधिकारी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली लौह स्तंभ किसकी अवधि के अंतर्गत आता है? महरौली जो लौह स्तंभ है किसकी अवधि के अंतर्गत आता है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व मथुरा किसकी राजधानी बन गया? मथुरा जो है वो डैश की राजधानी बन गया। तो सही आंसर होगा सूरसेन। ठीक है, सूरसेन। एक ही आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? एक ही आंदोलन। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एक ही आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था मोतीलाल तेजावत। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 1921 में मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इस आंदोलन को जनजातियों के राजनीतिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। और ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की सलाह पर 1929 में तेजावत जी ने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सिखों द्वारा मुफ्त रसोई यानी कि लंगर की जो अवधारणा है वो कहाँ से अपनाई गई थी? तो करेक्ट आंसर होगा सूफी दरगाहों से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट कि राजाओं के दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? राजाओं के दिव्य जो सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? सी को टिक करेंगे, बलबन। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनकी स्थापना के कालानुक्रमानुसार जो कि व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स दिए गए, बताइए कि कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, 4, 3, 1, 2। अब ये किस तरह से होता है? तो बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा और मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं। चलिए, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको बता रखा है। बॉम्बे एसोसिएशन सबसे पहले 1851 में इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा 1867 महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि मद्रास महाजन सभा 1884, और इसमें 3 लोग शामिल थे, आप इन तीनों लोगों को नाम याद रखेंगे। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, शुरुआत बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी, जो कि केटी के द्वारा 1885 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिंगल करके भी। ठीक है ना। हाल ही के दिनों में चट्टोग्राम बंदरगाह सुर्खियों में रहा, यह स्थित है। चट्टोग्राम बंदरगाह सुर्खियों में रहा, यह कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन बी, बांग्लादेश। आजादपट्टन जल विद्युत परियोजना का संबंध किन देशों से है? आजादपट्टन जल विद्युत परियोजना का संबंध किस देशों से है? पाकिस्तान और चीन के साथ ये संबंध है, दोनों ने मिलकर के इस परियोजना को स्टार्ट किया। नेक्स्ट वन की हाल ही में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है और ये असम में पड़ता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है? तो अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। देखिए फ्रेंड्स, पहला पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 23 कारखानों में बच्चों को रोजगार के रोकथाम आदि, तो ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि ये 24 के अंतर्गत आता है। और जो 24 में लिखा गया मनुष्यों की तस्करी और
जबरन श्रम के योगदान, ये आपका 23 के अंतर्गत आता है। यानी कि दोनों के दोनों गलत है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कोई भी सही नहीं है, ना तो एक और ना ही दो। राइट आंसर ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट वन बनता है कि किसने कहा 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध है। ये बात कही गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सर्व शिक्षा अभियान के संशोधन द्वारा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से एक सरकारी कार्यक्रम है। किस संशोधन द्वारा? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 21 के ए राज्य के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को इस तरह से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। नेक्स्ट वन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसे सिंध के नखली स्थान के रूप में जाना जाता है? सिंध के नखली स्थान के रूप में जाना जाता है, और वो स्थान है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और मोहनजोदाड़ो का अर्थ जो कि एक मृतकों का टीला भी होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है। तो राइट आंसर हो गया नाभिक में। क्लियर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, नाभिक में। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएं। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, बहुत गलत बात है ये। प्लीज़ लाइक कर दिया करो। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं 800 लाइक्स का रखता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप लोग जल्दी पूरा कर दोगे। कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया जहाँ पे 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन है? एलपीजी गैस कनेक्शन पहुँचाने वाला, पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की जिसके तहत हथकरघा बुनकरों को 2000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो ध्यान रहेगा, इस क्वेश्चंस का सही आंसर होगा कर्नाटक। यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्लियर, कर्नाटक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के शेफ को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? एशिया गेम चेंजर अवार्ड के लिए चुना गया किसे? विकास खन्ना, यानी ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो चलिए मैं यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन नगर पालिका, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये पंचायत से संबंधित है। और 74वां संविधान संशोधन ये नगर पालिका से संबंधित है। और 103वां संविधान संशोधन की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका संबंध हम यहाँ पे कह सकते हैं किससे होता है? तो 101वें संविधान संशोधन से होता है, जीएसटी। और 103वां किससे संबंधित है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों पॉइंट्स गलत है, इस वजह से हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि सभी के सभी गलत है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, 103वां क्या है? तो देखिए 103वां संविधान संशोधन इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी गई थी? 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी गई थी किसके अंतर्गत? 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। कालिदास संस्कृत का विद्वान थे जिनका निम्न रचनाओं में से कौन नाटक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नाटक नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? देखिए इनकी नाटक, इनकी कुल 7 रचनाएं थी जिनमें से 3 रचनाएं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये नाटक है, जबकि कुमार संभव और रघुवंशम ये महाकाव्य था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे 20वीं शताब्दी के डार्विन के रूप में जाना जाता है? 20वीं शताब्दी के डार्विन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, मेयर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चारों विकल्प को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सही नहीं है। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार उद्देश्य संकल्प पर आधारित है।
ये बिल्कुल गलत है, इनके द्वारा नहीं, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। तो पहला पॉइंट्स गलत है, राइट आंसर हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नामात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, वास्तविक जो नियंत्रण किया गया था जनरल बख्त खान, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बख्त खान। ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान की 5वीं अनुसूची किन राज्यों को छोड़कर अन्य अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? ध्यान रहेगा, 5वीं अनुसूची में किन राज्यों को छोड़कर, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य है, इनका संबंध 6वीं अनुसूची से है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति के रूप में हम कह सकते हैं चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक द इंडियाज वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है? द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक हैं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य की तमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तमाम पट्टी लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत हाल ही में जीआई टैग दिया गया और ये तमिलनाडु से संबंधित है, बी को टिक करेंगे। किस राज्य ने भगवान राम से जुड़ी पौधों की प्रजातियों के साथ एक ग्रीन स्मारक पार्क विकसित किया? ग्रीन स्मारक पार्क विकसित किया गया किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा, यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? कांग्रेस का लाहौर सत्र 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य को घोषित किया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू की ये पहली अध्यक्षता थी, याद रखिएगा। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में हम लोग यूज़ करते हैं? तो उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व सबसे अधिक होता है, डेंसिटी सबसे अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो सबसे कम होगा। यानी कहने का मतलब अगर 9 डिग्री से लेकर के 9 डिग्री सेल्सियस से अगर हम 3 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं टेम्परेचर, तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है? किस गुण के कारण होती है? तो ये पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरोएसिटोफिनॉल। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, क्लोरोएसिटोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश में खरोष्टी लिपि का आविष्कार किया गया? खरोष्टी लिपि का आविष्कार किस देश में किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान में किया गया। ठीक है। खरोष्टी लिपि जो है फ्रेंड्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, यानी इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है। और सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेखों में खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए हैं। हाल ही में समाचारों में प्रदर्शित तियानवेन वन क्या है? तियानवेन वन क्या है? तो ध्यान रहेगा, चीन का प्रथम मंगल अनुसंधान है, मंगल प्रक्षेपण किया गया हाल ही में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। किस देश के लुर्डेस रोमन कैथोलिक तीर्थस्थल ने दुनिया के पहले ऑनलाइन तीर्थ यात्रा आयोजित की? तो बताइए कि लुर्डेस रोमन कैथोलिक तीर्थस्थल जो है वो किस देश में है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर का फ्रांस, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, फ्रांस। नेक्स्ट वन की तमिलनाडु सरकार ने किस जिले में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? हल्दी अनुसंधान संस्थान इरोड जिले में, डी करेक्ट होगा। महावीर द्वारा जैन धर्म के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा जोड़ा गया था? महावीर के द्वारा, महावीर जो थे वो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि जैन धर्म में इन्होंने एक
सिद्धांत को जोड़ा था और वो था ब्रह्मचार्य। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जैन धर्म के 5 सिद्धांत कुछ इस तरह से: अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, और लास्ट में हम कह सकते हैं कि ब्रह्मचार्य। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 5वां सिद्धांत ब्रह्मचार्य महावीर के द्वारा जोड़ा गया था और अन्य 4 उनके पूर्ववर्तियों की शिक्षाएं थी। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे, वीवीआई प्रश्न बन जाता है। ठीक है, 1936 में आयोजित बक्स आंदोलन डैश के खिलाफ था। 1936 में आयोजित बक्स आंदोलन डैश के खिलाफ था। तो जमींदारों के खिलाफ था, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। राइबोसोम के लिए साइटें हैं। राइबोसोम, तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, राइबोसोम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए इंपॉर्टेंट होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि राइबोसोम कोशिका द्रव्य में मौजूद झिल्लीदार दानेदार रचनाएं होती हैं। ठीक है, और इसका पहली बार एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत 1953 में जॉर्ज पैलाडे द्वारा घने कणों के रूप में देखे गए थे। तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज सबसे पहले जॉर्ज पैलाडे ने की थी। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल है, इसलिए इन्हें कोशिकाओं का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद रखिएगा। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का गठन डैश द्वारा किया जाता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी जो आवरण होता है, इसका गठन जो किसके द्वारा होता है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? सेलुलोज के द्वारा। ए को टिक करेंगे, सेलुलोज। लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के संबंध में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है कि समुद्री जल की बढ़ती लवणता इसके घनत्व को बढ़ाती है। बिल्कुल सही पॉइंट्स है। ठीक है, अगर समुद्र जल की बढ़ती लवणता, जो कि लवणता अगर बढ़ेगा तो उसका डेंसिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन की राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, वो किसके सलाह पर करते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। चलिए, इससे जुड़ी एक पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 155 के अंतर्गत ये बात कही गई है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट होगा। तो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे 1949 में जो गठित हुआ था? पीसी महालोनविस, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि गिल्ड एंड बाजार का संबंध सरकारी प्रतिभूतियों से है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था? योजना आयोग किस जगह पे नीति आयोग जो आया था उसका प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अरविंद पनगड़िया यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जबकि मैं आपको बता दूं कि गुलजारीलाल नंदा जो थे वो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेलवे बोर्ड ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को किस वर्ष तक रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? और ये घोषणा की गई है 2023 तक जोड़ने की। ठीक है, 2023 तक। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में साइबर अभियान की शुरुआत की है? साइबर नामक अभियान की स्टार्टिंग किस राज्य की पुलिस के द्वारा की गई है? तो तेलंगाना के द्वारा स्टार्ट किया गया। सी करेक्ट है। देखिए, हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सिम्बियोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइबर अभियान शुरू किया गया। यह अभियान राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न जनवरी 2021 में भारत और किस देश ने हाल ही में सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तो प्रकाश तरंग के रूप में। यहाँ पे ए को टिक करेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो एक एक करके देखते हैं।
रिक्टर स्केल की बात करें तो रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने के में यूज़ होता है, यानी ए का 3 के साथ मैच होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 जगह मिल रहा है, ए और डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ब्यूफोर्ट स्केल, तो ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग हवा की गति को मापने के लिए किया था। तो यहाँ पे बी का 4 के साथ, तो बी का 4 के साथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केल्विन स्केल की बात करें तो ये परम ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सी का 2 के साथ मैच होगा, ठीक है। केल्विन का प्रयोग ताप मापने के लिए, सी का 2 के साथ, यानी राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना फ्रेंड्स। और मिली बार की बात करें तो बार संघ स्केल दाब के मापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न कि स्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? अस्थायी चुंबकन जो है किस स्थिति में किया जा सकता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर स्थायी चुंबकन इस्पात, ऑप्शन डी करेक्ट है, इस्पात। नेक्स्ट पॉइंट कि ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं? ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम के जो कण होते हैं वो गति नहीं करते हैं? तो यहाँ पे सही आंसर होगा विकिरण, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और चलिए से जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और यह विधि ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि है, ठीक है। यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगों से अभिप्राय यह है, यानी कि जैसे प्रकाश, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे आदि से, अर्थात इन सब तरंगों के कारण ऊष्मा का संचरण होता है, तो उसे ऊष्मा का विकिरण विधि संचरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होना चाहिए कितना होना चाहिए? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी सही आंसर है ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बनता है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वो कौन है? सी रंगराजन, ए को टिक करेंगे, सी रंगराजन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत व किस देश ने 600 मेगावाट क्षमता वाली खुलंगचू जल विद्युत परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? खुलंगचू, ध्यान रखिए ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि खुलंगचू जल विद्युत परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो भारत और भूटान के साथ, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन ए। और ये भी पूछा सकता है कितनी मेगावाट क्षमता की? तो 600 मेगावाट क्षमता वाली। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य की किफ़ायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है तमिलनाडु को, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी कि एक गलत तरीके से मैच किया गया, बताइए। तो यहाँ पे देखिए गलत किया गया, हम कह सकते हैं कि जो खस जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ यहाँ पे बिल्कुल गलत है, और बाकी में कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, खस जो जनजाति है वो क्या है। एक्चुअली हम यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं कि खस जनजाति यह भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासियों की एक जातीय समूह है जो आजकल नेपाल, भारतीय राज्य उत्तराखंड जैसे कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम, कश्मीर में स्थित होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? देखिए 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ होने चाहिए और एक निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाएगा तो उसको हम लोग यौगिक कहते हैं। अगर 2 या 2 से अधिक को किसी भी अनुपात में मिला दे तो वो वहाँ पर मिश्रण हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यौगिक। चलिए अगला प्रश्न है कि समेत शिखर किस धर्म का तीर्थ स्थल है? समेत शिखर जो किस धर्म का तीर्थ स्थल है? तो ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है, बी को टिक करेंगे। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? तो ये लाइब्रेरी बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, डी करेक्ट है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों के अध्ययन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, क्यों? तो चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है, यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है कि कोई भी जो कि ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वहाँ पे कोई भी माध्यम मौजूद नहीं है। नेक्स्ट वन कि लौंग प्राप्त होता है, लौंग जो वो प्राप्त होता है पुष्पकली से, डी करेक्ट होगा, पुष्पकली से। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है?
तो ध्यान रखिएगा कंप्यूटर प्रिंटर जो वो आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए भगवान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया? भगवान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा भगवान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच 2012 से चल रहे एनरिका लेक्सी विवाद का अंतिम फैसला सुनाया गया? एनरिका लेक्सी विवाद का अंतिम फैसला सुनाया गया। भारत और किस देश के बीच चल रहा था ये विवाद? इटली के मध्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन की भारत और किस देश के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया? ध्यान रखिएगा शैक्षिक संरचना के लिए, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच ये किया गया। यहाँ पे डी को टिक करेंगे। किस देश ने एपीस्टार 6D नामक संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? एपीस्टार 6D। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एपीस्टार 6D, जो राइट आंसर है ऑप्शन डी को टिक करेंगे। चाइना ने इसको लॉन्च किया सफलतापूर्वक। नेक्स्ट पॉइंट कि नोकरेक जैव मंडल अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नोकरेक जैव मंडल अभ्यारण्य, तो ये मेघालय में पड़ता है। बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? खान की उपाधि किसे दी गई थी बताइए? जहांगीर ने खान की उपाधि हॉकिंस को दिया था। ए यहाँ पे करेक्ट होगा हॉकिंस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर रहा था? पहला पॉइंट कि स्वाली कहाँ पे पड़ता है, तो ये सूरत के निकट स्थित है। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर रहा था, और वो अंग्रेज अधिकारी कह सकते हैं थॉमस बेल्ट। ठीक है, थॉमस बेल्ट यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? सिताब रॉय को। सिताब रॉय करेक्ट आंसर है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मयूर सिंहासन की बात की जा रही है। तो अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, ये गलत होगा, क्योंकि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। जबकि बहादुर शाह जो द्वितीय थे वो कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लोक आचरण अधिकारी जो होते थे उनको मुहतसिब कहा जाता था। किस देश की खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने 2020 में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के बेलारूस की विक्टोरिया अंजरेका को हरा करके वीमेन सिंगल का खिताब जीता? तो पूछा जा रहा है आपसे कि नाओमी ओसाका जो है वो किस देश की प्लेयर है? तो ये जापान की प्लेयर है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में यूएस ओपन 2020 का मेंस सिंगल का खिताब जीता है? यूएस ओपन 2020 का मेंस सिंगल का खिताब जीता है। तो ये जीते थे कौन? डोमिनिक थिएम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट लगा रखा, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो डोमिनिक थिएम ने ऑस्ट्रिया के हैं, और किसे हरा करके? अलेक्जेंडर जेवरेव को, जो कि जर्मनी से है। ये इंपॉर्टेंट होगा। उसी तरह से यूएस ओपन 2020 की जो महिला एकल खिताब की बात करें तो नाओमी ओसाका जापान की रही, और किसे हराया इन्होंने? बेलारूस की विक्टोरिया अंजरेका को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित पास को कहा जाता है, यानी कि दर्रे को कहा जाता है? तो उस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा। ए को टिक करेंगे, पालघाट दर्रा राइट आंसर है। नेक्स्ट वन कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार का उपयोग क्या होता है, किया जाता है, क्यों किया जाता है? फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए, अगर ज़्यादा धारा प्रवाहित होने लगेगी तो ये अपने आप फ्यूज टूट जाता है, जिससे हमारे घर के जो भी उपकरण होते हैं वो सुरक्षित बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून के विरोध होने पर क्या होगा? अगर समवर्ती सूची पर कोई भी जो कानून बनाया गया दोनों के द्वारा और उसमें विवाद चल रहा है तो किसका कानून जो कि प्रचलित में होगा? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि केंद्र का कानून प्रचलित में होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी? देखिए संचालन समिति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद,
अगर हम बात करें संघ शक्ति समिति तो ये करेक्ट होगा क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू के संबंध में हुआ था। यहाँ पे बी को टिक करेंगे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों पर समिति जो थे वो कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा, मैच कीजिए। एक एक करके मैच करते देखते हैं। उपाधियों के अंत की बात करें तो ये अनुच्छेद 18 में दिया गया, यानी ए का 3 के साथ कहाँ पे मिल रहा है, चलिए कई जगह मिल रहा है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 26 में हम कह सकते हैं, क्योंकि 26 से 28 तक 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया, तो धार्मिक कार्यों से संबंधित 26 में होगा, यानी बी का 4 के साथ मैच होना चाहिए। तो देखिए बी का 4 के साथ यहाँ पर मिल रहा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 सी का फर्स्ट, और शिक्षा का अधिकार जो है वो 21 के फर्स्ट में दिया गया, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के मसौदा समिति के सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा, उसकी पहचान करें। यानी ये बात किसने कही थी, राष्ट्रपति द्वारा जो नामित राज्यपाल होंगे वो केंद्र सरकार का एजेंट होगा, और ये बात किसने कही थी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टीटी कृष्णमाचारी, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की किस समिति आयोग ने भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि डी को टिक करेंगे। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है, तो चक्रवातीय वर्षा होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चक्रवातीय। नेक्स्ट वन की दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह घास स्थल को क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिका के, तो ध्यान रखें फ्रेंड्स कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, पंपास। अगला प्रश्न, पत्ती के मध्य में जो मोटी सिरा होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। एक्चुअली कहने का तात्पर्य हमारा ये हुआ कि अगर आपने देखा होगा कि पत्ती जो है ये मोटी जो सिराएं होती है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं किस नाम से, तो सही आंसर होगा मध्य सिरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन किसके द्वारा लिखी गई है। आज़ादी जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो अरुंधति रॉय के द्वारा, यहाँ पे बी को टिक करेंगे, अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान की 10वीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची का संबंध हम कह सकते हैं कि 52वें संविधान संशोधन 1985 करेक्ट होगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक डिस्क का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगी। तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, अगर परिधि हमसे पूछा है तो हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा, रेडियस, और जब क्षेत्रफल 616 है तो हम कह सकते हैं कि रेडियस हमारा डायरेक्ट 14 होगा। आपको ये चीज़ याद होगा, अगर आप निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल अगर 616 रखें तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे से वो कटाएंगे तो ये 28 बार में कटेगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 28 गुने 7, आर की वैल्यू निकालेंगे तो 7 गुने 2, यानी कि आर की वैल्यू 14 निकल गई। ठीक है, तो 14 निकल गई तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकालेंगे, परिधि। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, तो पाई आर हमारा 14 निकल गया, 7 दूनी की 14, 42, यहाँ पे देखिए 22 दूनी की 44 दूनी 88, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 नंबर 108, x और 144 का मसब जो दिया गया वो 12 है, तो बताइए कि x नहीं हो सकता है, निम्नलिखित में से x नहीं हो सकता है। यानी 108, x और 144 जो नंबर दिए गए, इन 3 संख्याओं का HCF जो दिया गया वो आपका 12 है। तो बताइए कि x के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नहीं हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें एक एक को पुट करके देखना होगा। अगर मैं 60 रखता हूँ तो बिल्कुल सही है कि 108, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि HCF 12 आना चाहिए, तो बिल्कुल सही है कि 12 25 60 इसमें आ जाएगा। 48 भी रखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे 72 में अगर रखता हूँ तो देखिए क्या होगा कि HCF हमें 12 लगना है। HCF का मतलब यह होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा इसमें 12 हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 72 रख देता हूँ तो देखिए कि 36 दिया 108 होता है, 36 दूना 72 होता है, 36 चौका भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं 72 रखता हूँ तो हमारा HCF 36 चला जाएगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा 72 इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं हो सकता है। अगर 72 होगा तो ये फिर HCF 12 नहीं हो पाएगा।
इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर 72 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए क्या कह रहा है कि 9/10 और 3/25 का मसअप यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो आपको पता है कि भिन्न वाला जो मसा निकालते हैं कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे सिंपल तरीका ये होता है, अगर हमसे मसा या फिर लसा पूछे तो अगर हमसे एचसीएफ पूछा जा रहा है तो हम क्या करते हैं कि ऊपर में हमारा जो होगा एचसीएफ होगा, यानी कि 9 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 निकलेगा, और नीचे हमारा एलसीएम होता है, तो नीचे एलसीएम क्या होगा 10 और 25 का एलसीएम कह सकते हैं कि 50, यानी 3/50 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन कह रहा है कि ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं, यानी कि समस्थानी कहा जाता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि गन धातु एक मिश्र धातु है। बताइए गन धातु एक मिश्र धातु है किसका, तो कॉपर, यहाँ पे जिंक और टिन का मिश्रण है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, राइट ऑप्शन ए को टिक करेंगे। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है, इसको हम लोग फॉर्मेलिन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है फॉर्मेलिन। नेक्स्ट पॉइंट की गामा किरणें किससे बनी होती है, गामा किरणें जो किससे बनी होती है, गामा किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यानी कि ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। आई होप कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख रहा होगा तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी स्कोरिंग क्या रही। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।